हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 10 बिंदुपथ। ये बच्चों एक ऐसा अध्याय है जो आपकी दिमाग की बत्ती जला देगा, सोचने पर मजबूर करेगा। बच्चों, आपको इस अध्याय में ऐसी लैंग्वेज है जो आप बोलचाल में यूज करते हैं। जनरली जब हम ऐसे शब्दों का जो यूज कर रहे हैं, जो भाषा में हम शब्द यूज कर रहे हैं, वैसे ही शब्द यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। और ये ऐसा अध्याय बिल्कुल नहीं है जिसमें आपने फॉर्मूला लगाया और आपके पास आंसर आ गया। आपको सोचने की ज़रूरत पड़ने वाली है बच्चों, तो तैयार रहिए। देखिए, बिंदुपथ क्या होता है। सबसे पहले हम इसके अंदर के कंसेप्ट्स को समझेंगे, फिर उदाहरणों और प्रमेयों की सहायता से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस आंसर्स भी हल करेंगे बच्चों। ठीक है ना। हमारी जो प्रॉब्लम्स होगी उनको भी हम हल कर लेंगे जब हम उदाहरण और प्रमेय देख लेंगे। ठीक है। सबसे पहले समझिए कि लैंग्वेज कैसे डेवलप करेंगे इस चैप्टर की। ठीक है। देखिए, बिंदुपथ जो अध्याय है उसको हम इन बिंदुओं में कवर करने वाले हैं। बिंदुपथ का परिचय देखेंगे, इस पर आधारित प्रमेय देखेंगे, फिर हम त्रिभुजों के केंद्रों के बारे में चर्चा करेंगे और विविध उदाहरण भी करेंगे बच्चों। ठीक है। देखिए, सबसे पहले अपन ले लेते हैं बिंदुपथ का परिचय। और बिंदुपथ किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं लोकस। और बच्चों, लोकस का जो प्लूरल है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लोसाई। LOCII। जैसे फोकस आपने फिजिक्स में पढ़ा है, फोकस पॉइंट, फोकस, और फोकस का प्लूरल होता है फोसाई, वैसे ही लोकस और लोसाई। ठीक है। प्लूरल भी आपको याद होना चाहिए, इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने आपको बताया है। बिंदुपथ होता क्या है? नाम से पता चल रहा है किसी बिंदु का पथ। कोई बिंदु है और अब ये बिंदु किधर जाएगा, किधर जाएगा, ये इसका जो रास्ता है, ये जो रास्ता है बच्चों, ये रास्ता ही क्या है? बिंदुपथ है। अब बिंदुपथ ज्ञात कैसे करते हैं, कब ज्ञात कर सकते हैं, कब ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ बिंदु P का, बिंदु P एक चर बिंदु है। कैसा बिंदु है? चर बिंदु है। तो अगर ये चर बिंदु है तो इसका मतलब ये चल सकता है, इधर उधर किधर भी चल सकता है। और मैं पूछूं इसका पथ बताइए, तो किसी बच्चे ने बोला रोहन, रोहन बोलेगा कि सर इसका पथ ये है। विजय, विजय बोलेगा सर ये इधर जाएगा। कोई लड़की सुंदर कन्या बोलेगी कि इधर, ये तो इधर जाएगा सर, और ये बिंदु इधर जाएगा। तो हर एक के क्या होंगे? अलग अलग पथ होंगे अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग। तो बिंदुपथ सबका समान आए, इसके लिए बच्चों हमें क्या करने पड़ेंगे? कुछ प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। कुछ प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे कि ये इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता। उन प्रतिबंधों के अंतर्गत अगर वो चलेगा तो सबका एक ही रास्ता मिलेगा। और फिर बिंदुपथ क्या हो जाएगा? लॉजिकली हो जाएगा, उसमें तर्क होगा, उसमें बताने की सबका एक जैसा उत्तर आने लगेगा। तो हम बोल सकते हैं, हम उस प्रश्न को कर भी सकते हैं। अपने मनमानी से अगर आप उत्तर देंगे तो फिर उस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बनेगा। तो बिंदुपथ क्या होता है बच्चों? कहते किसको है बिंदुपथ? देखिए, हमारे पास क्या होते हैं, कुछ प्रतिबंध दिए जाएंगे, हमें कुछ ज्यामितीय प्रतिबंध दिए जाएंगे। उनके अंतर्गत उन प्रतिबंधों के आधार पर हमें बताना पड़ेगा कि ये बिंदु अब किधर जा सकता है। तो वो जो रास्ता आप बताओगे दिए गए ज्यामितीय प्रतिबंधों के अंतर्गत, किसी भी चर बिंदु का पथ, रास्ता या मार्ग उस चर बिंदु का क्या कहलाता है? बिंदुपथ कहलाता है। इसका मतलब आपको कोई प्रतिबंध बता दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा, चल अब बताइए किस तरीके से चल सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ एक बिंदु है O, और एक चर बिंदु है, ये फिक्स बिंदु है। ये क्या है बच्चों? फिक्स बिंदु है। ये बिंदु यहाँ से हिलेगा नहीं, फिक्स है। और एक बिंदु है P, जो कि क्या है? जो कि वेरिएबल है, चल सकता है, चर बिंदु है, चर बिंदु है, चल सकता है। और P के लिए आपको क्या कह दिया गया है कि P की O से दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए। जैसे कि अगर ये अभी इन दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो P को ऐसे चलाओ कि ये दूरी कभी भी ना तो कम हो ना ज़्यादा हो। तो आप सब जानते हैं ये कैसे चलेगा? ये चलेगा इस तरीके से भाई, ये इस तरीके से इधर चलेगा, इधर चलेगा, इस तरीके से 5 सेंटीमीटर पर ही रहेगा जब इधर चलेगा तब। और बच्चों, ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता आपको मिलेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? P का बिंदुपथ। इसी को हम क्या बोलेंगे? P का बिंदुपथ। इसका मतलब बिंदुपथ हमें समझ में आ गया है। दिए गए ज्यामितीय प्रतिबंध होंगे, उसके अंतर्गत उनको
फॉलो करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए अगर कोई बिंदु चल रहा है तो उस बिंदु का रास्ता, मार्ग, पथ ही क्या कहलाता है? बिंदु पथ कहलाता है। उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे बच्चों। देखिए, दो चीजें इसके अंदर, बिंदु पथ की जो परिभाषा हमने पढ़ी उसके अंदर दो चीजें क्या हैं? छुपी हुई हैं। क्या क्या वो चीजें हैं? पहले देखिए, जो बिंदु दी हुई शर्तों को पालन करता है वह बिंदु पथ का बिंदु होता है। अगर कोई ऐसा बिंदु है जो दिए गए प्रतिबंधों को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है, तो फिर वो डेफिनेटली, जैसे कि अभी हमने देखा ये O है, ये बिंदु P है और ये वो रास्ता है, तो ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो अगर कोई भी बिंदु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, जो O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वो सारे बिंदु इसी रास्ते पर आपको मिलेंगे। ठीक है, पहली बात समझ में आई। ज्यामितीय प्रतिबंध को फॉलो करने वाला, ज्यामितीय प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला प्रत्येक बिंदु कहाँ पर होता है? बिंदु पथ पर होता है। और दूसरी बात क्या है बच्चों? इसकी उल्टी बात है कि अगर कोई बिंदु यहाँ है तो फिर वो ज्यामितीय प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। इसका मतलब वो बिंदु भी 5 सेंटीमीटर दूर होगा। 5 सेंटीमीटर दूर वाला प्रत्येक बिंदु इस पथ पर होगा और इस पथ पर वाला प्रत्येक बिंदु 5 सेंटीमीटर दूर होगा। दोनों बात समझ में आ गई। कोई भी बिंदु अगर ज्यामितीय प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहा है तो वो कहाँ होगा? बिंदु पथ पर। दूसरी बात क्या है? अगर कोई बिंदु पथ पर है तो फिर वो क्या करेगा? दिए गए ज्यामितीय प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों बातें आपको समझ में आ गई। अब हम लेते हैं उदाहरण, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि क्या प्रतिबंध होते हैं, क्या बिंदु पथ होता है, किस तरीके के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। देखिए, पहला उदाहरण देखिए बच्चों। किसी स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु का मतलब दिया गया बिंदु, ठीक है, जो भी बिंदु दिया गया है वो स्थिर है। सदैव नियत दूरी पर रहने वाले बिंदु का पथ बताइए। आपसे पूछा गया है कि अगर कोई बिंदु फिक्स बिंदु है O, फिक्स बिंदु है बच्चों O, और इस O से हमेशा R दूरी पर रहने वाला बिंदु P का बिंदु पथ बताइए। तो अगर किसी पत्थर को एक रस्सी से बांधकर आप घुमाते हैं तो अगर आप पकड़े रहेंगे वो तो आपका क्या हो जाएगा? रस्सी को जिस बिंदु से आप पकड़ेंगे वो तो हो जाएगा फिक्स बिंदु, और जब आप पत्थर को घुमाएंगे बच्चों तो पत्थर किस में चलेगा? वृत्त पे चलेगा। तो उस पत्थर का पथ क्या हो जाएगा? जिस तरीके से पत्थर का पथ हो जाएगा वृत्त, वैसे ही देख लीजिए यहाँ पर इस बिंदु P का पथ क्या हो जाएगा? इस P का पथ, ये बिंदु P यहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, यहाँ, इधर कहीं पे भी हो सकता है, इधर। ये सब दूरियां कितनी हैं? R दूरियां हैं। और इस पथ को आप मिलाएंगे, इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपके पास जो पथ मिलेगा ये क्या है बच्चों? ये पथ क्या है? ये है बिंदु पथ। और इस पथ को हम बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। तो किसी एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर जो बिंदु होता है उसका पथ क्या होता है? उसका पथ होता है वृत्त। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसी प्रश्न को आपसे पूछूं एक और तरीके से तो कैसे पूछ सकता हूं? देखिए बच्चों, किसी स्थिर बिंदु Q से सदैव 6 सेंटीमीटर दूरी पर रहने वाले बिंदु P का बिंदु पथ बताइए। बिंदु पथ बताइए। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप बता देंगे क्या? भाई आपको पता है एक बिंदु है Q, इस बिंदु Q से हमेशा 6 सेंटीमीटर दूरी पर रहने वाला बिंदु है P। तो ये P 6 सेंटीमीटर इधर भी हो सकता है, 6 सेंटीमीटर इधर भी दूरी हो सकती है। ये 6 सेंटीमीटर ये P यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर, इन सब में से कहीं पर भी वो हो सकता है। इसका मतलब P इस पर होगा। तो आप बोलेंगे कि बिंदु पथ क्या हो जाएगा? उत्तर में आप लिख देंगे वृत्त, जिसका केंद्र क्या है? जिसका
केंद्र तो वो जो निश्चित बिंदु है ना, केंद्र Q है, और त्रिज्या क्या है, निश्चित दूरी जो कि कितना है, त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बिंदु पथ हो जाएगा ऐसा वृत्त जिसका केंद्र क्या है, स्थिर बिंदु, और त्रिज्या क्या है, दी गई नियत दूरी। और एग्जांपल्स देखे बच्चों, समझ में आया कि ज्यामितीय प्रतिबंध यहाँ क्या था, यहाँ ज्यामितीय प्रतिबंध था सदैव 6 सेंटीमीटर दूरी पर रहना चाहिए। और भी देखिए, घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ। अच्छा, घड़ी का पेंडुलम, घड़ी तो आपने देखी है, उसका जो पेंडुलम होता है उसके सिरे का, उसके लोलक का बिंदु पथ क्या होता है, चाप। ये देखिए, ये जो है पेंडुलम है, ये इसका लोलक है, और इस लोलक का बिंदु पथ क्या होगा, इस लोलक का बिंदु पथ होगा ये वाली रेखा, और ये वाला कर्व होगा, और इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, इस वक्र को बोलते हैं हम वृत्त का चाप। क्या बोलते हैं बच्चों, वृत्त का चाप। तो घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ क्या हो गया, वृत्त का चाप। अच्छा, मैं पूछूं घड़ी की सुई की नोक का बिंदु पथ, इस नोक का बिंदु पथ बताइए। तो आप बोलेंगे कि ये नोक तो सर ऐसे चलती है और ऐसे चलती है, इसका मतलब घड़ी की सुई की नोक का बिंदु पथ क्या होता है, वृत्त होता है। समझ में आया। आपसे पूछा जाए किसी समतल पर लुढ़कने वाले पहिया बोल दो या बोल दो वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा। अच्छा, अगर ये एक पहिया है, ये इसका केंद्र है P, अगर आप इस पहिए को लुढ़काओगे, इस पहिए को चलाओगे, तो फिर ये थोड़ी देर बाद में यहाँ पहुँचेगा, और जब ये यहाँ पहुँचेगा तो P बिंदु यहाँ हो जाएगा, फिर और आगे लेके जाओगे तो P बिंदु यहाँ हो जाएगा, और ये P बिंदु ऐसे चलेगा। तो ये P बिंदु क्या इस सरल रेखा में चलेगा, क्या इस सरल रेखा में चलेगा, और यही सरल रेखा इस बिंदु P का अर्थात इस पहिए के केंद्र का पथ हो जाएगा। तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, ये रेखा क्या होगी, इस समतल के समांतर रेखा होगी। तो बिंदु पथ हो जाएगा समतल के समांतर रेखा। कितनी दूरी पर, पहिए की त्रिज्या के बराबर दूरी पर, पहिए की त्रिज्या के बराबर दूरी पर खींची गई समतल के समांतर रेखा आपका अभिष्ट बिंदु पथ हो जाएगा। अच्छा, प्रतिबंध क्या हो जाएगा इसमें, प्रतिबंध ये हो जाएगा ना कि ये जो केंद्र है सदैव समतल से r दूरी पर रहेगा, समतल से सदैव r दूरी पर रहेगा। तो अगर कोई बिंदु किसी समतल से सदैव r दूरी पर रह रहा है तो उसका बिंदु पथ क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा हो जाएगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्लेन में। ठीक है, वैसे अगर हम देखें कि समतल से सदैव r दूरी पर क्या होगा, कोई दूसरा समतल हो जाएगा, कोई दूसरा समतल हो जाएगा। हालांकि हम इसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं पहिए के केंद्र की। पहिए का केंद्र का बिंदु पथ क्या हो जाएगा, समतल के समांतर सरल रेखा, जो कि कितनी दूरी पर होगा, पहिए की त्रिज्या के बराबर दूरी पर। अगला देखिए बच्चों, किसी समतल में एक स्थिर सरल रेखा से सदैव समान दूरी पर स्थित चर बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। अगर आपसे पूछा लिया जाए कि एक रेखा है L, एक रेखा है L, ये वाली व्हाइट वाली लाइन आपको दिख रही है, इससे सदैव R दूरी पर या सदैव D दूरी पर रहने वाले बिंदु P का बिंदु पथ बताइए। तो अगर D दूरी पर आपको P लेना है तो आप D दूरी पर, ये भी D दूरी है, ये सारे बिंदु D दूरी पर हैं, ये सारे बिंदु क्या हैं बच्चों, D दूरी पर हैं। और D दूरी ऊपर ही थोड़ी, नीचे भी हो सकती है, ये भी D दूरी पर है। ये सारे बिंदु कितनी दूरी पर हैं, D दूरी पर हैं। और जब आप इन सभी बिंदुओं को मिलाओगे बच्चों, इन सभी बिंदुओं को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगी, एक सरल रेखा ये मिलेगी और एक सरल रेखा ये मिलेगी। तो जो किसी एक दी गई सरल रेखा से D दूरी पर बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को मिलाने से आपको दो सरल रेखाएं मिलती हैं। तो बिंदु पथ क्या हो जाएगा, बिंदु पथ हो जाएगा दो समांतर सरल रेखा युग्म, दी गई रेखा के समांतर सरल रेखा युग्म, जो कि रेखा के विपरीत ओर स्थित है। एक ऊपर की तरफ स्थित है और दूसरा नीचे की ओर स्थित है। उत्तर में आप लिख देंगे दी गई सरल रेखा के विपरीत ओर स्थित समांतर सरल रेखा युग्म। समझ में आ गया। अच्छा, क्या अब तक आपको ये बात भी समझ में आ गई कि बिंदु पथ
बिंदु पथ कैसे पता करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, दो बिंदु पता कर लेंगे, दो बिंदु पता करेंगे और मिला देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, बिंदु पथ आ जाएगा। जैसे कि ये बिंदु से सारे बिंदुओं को मिलाने से ही तो आपको बिंदु पथ मिला है। बिंदु पथ के बिंदुओं को मिलाने से जो आपके पास चित्र बनेगा, जो आपके पास कर्व बनेगा, जो वक्र आपके पास बनेगा, उसी वक्र को हम क्या बोलते हैं, बिंदु पथ। जैसे इन बिंदुओं को मिलाने से आपके पास क्या बनी है, सरल रेखाएं मिली हैं। अभी आपके पास एक चाप मिला था उन सभी बिंदुओं को मिलाने से, और एक वृत्त भी मिला था। तो बिंदु पथ एक्चुअली क्या होते हैं, वक्र ही होते हैं। वो सरल रेखा हो सकते हैं, वो वृत्त हो सकते हैं, वो वृत्त के चाप हो सकते हैं, ठीक है ना, वो रेखा युग्म भी हो सकते हैं, वो कोणों के अर्धक हो सकते हैं, एसेट्रा कुछ भी हो सकते हैं वो। लेकिन वो कैसे मिलते हैं, बिंदु पथ के बिंदुओं को मिलाने से मिलते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि बिंदु पथ कैसे मिलता है। जितने भी बिंदु पथ के बिंदु हैं उन सबको मिला दो, आपको बिंदु पथ मिल जाएगा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अभी हमने एक सरल रेखा की चर्चा की थी। अब देखिए, अब आपके पास आ गया है दो समांतर सरल रेखाएं। तो एक सरल रेखा है आपके पास L1 और एक दूसरी क्या है, L2। इन दोनों से जो समान दूरी पर होगा, मतलब इससे दूरी और इन दोनों से दूरी क्या होनी चाहिए, उस बिंदु की समान होनी चाहिए। तो वो इधर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इधर होगा तो इस L1 के पास में हो जाएगा और L2 से दूर हो जाएगा। इधर नहीं हो सकता, क्योंकि इधर आपने उस बिंदु को लिया तो वो L2 के तो पास में हो जाएगा, लेकिन L2 से दूर हो जाएगा। तो प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध ये है कि दोनों से बराबर दूरी पर होना चाहिए। तो बराबर दूरी पर आप बोलेंगे कि सर इनके बीच में होगा, ये लो यहाँ पर होगा वो बिंदु। चलो यहाँ पर अगर है तो ये चलेगा किधर, ये किस तरीके से इसको चलाएं कि ये दोनों से हमेशा समान दूरी पर रहे। तो अभी तो देखो समान दूरी पर है, अभी तो समान दूरी पर है, इधर भी D और इधर भी D। फिर अगर थोड़ी देर बाद में आप इसको इधर ले आओ तो भी ये समान दूरी पर है, D दूरी पर ही है दोनों रेखाओं से। इधर लेके आओगे तो भी D दूरी पर ही रहेगा। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो वो हमेशा किस रेखा पे चलेगा, अगर इस रेखा पे चलेगा तो इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर होगा। और जब हम इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, सरल रेखा मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, दोनों के ठीक मध्य मिलेगी, दोनों दी गई रेखाओं के ठीक मध्य मिलेगी। कैसी मिलेगी, इन दोनों के समांतर रेखा मिलेगी। तो आपका बिंदु पथ हो जाएगा, आपका नहीं, पूछे गए बिंदु का बिंदु पथ, दी गई समांतर रेखाओं के ठीक मध्य समांतर रेखा। तो एक अगर आपको रेखा दी गई है तो उससे सदैव समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ, दो समांतर रेखाएं होती हैं, दोनों विपरीत और स्थित होंगी। और अगर दो सरल रेखाएं दी गई हैं तो उनसे सदैव समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, एक सरल रेखा होती है जो कि उनके ठीक मध्य होती है और दी गई रेखाओं के समांतर होती हैं। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए बच्चों। किसी समतल में स्थित दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान, अच्छा अब की बार रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, पता है ना, जो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं बच्चों, देख लीजिए दो रेखाएं, ये दो रेखाएं, एक रेखा है L1, एक रेखा है L1, ये L1 रेखा है, और एक और रेखा है ये वाली, ये L2 रेखा है। ये कौन सी रेखा है, L2। और इन दोनों रेखाओं से जो सदैव समान दूरी पर बिंदु होगा उसका बिंदु पथ आपको बताना है। L1 और L2 से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ आपको बताना है। तो इन दोनों से बराबर दूरी पर बिंदु देखो, यहाँ हो सकता है क्या, यहाँ हो सकता है। ये सारे बिंदु क्या हैं, बराबर दूरी पर हैं। देखो इसकी इससे दूरी और इससे दूरी बराबर है। ऐसे ही ये नीचे इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। तो इस रेखा पर होंगे तो दोनों रेखाओं से समान दूरी पर होगा सॉरी, ऐसे ही आप बोल सकते हैं अगर इधर भी होंगे, यहाँ होंगे तो भी दोनों रेखाओं से हमेशा समान दूरी पर होंगे। अर्थात ये देखो, ये बिंदु की दूरी ये वाली
और ये इस रेखा से दूरी, ये दोनों दूरियां क्या होंगी, हमेशा बराबर। ये दूरी और ये दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर। ऐसे ही अगर हम देखें ये दूरी 90, दूरी हमेशा परपेंडिकुलर, दूरी हमेशा कैसे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकालें। ये सब दूरियां क्या हैं बच्चों, ये सब दूरियां क्या हैं, बराबर हैं। तो अगर हम इन बिंदुओं को मिलाएं, अगर इन बिंदुओं को मिलाएं तो एक तो ये सरल रेखा मिलेगी आपको और एक ये सरल रेखा मिलेगी। और ये दोनों सरल रेखाएं क्या हैं बच्चों, दी गई रेखाओं के बीच के कोण के अर्धक हैं। इस कोण के क्या हैं बच्चों, अर्धक हैं। तो अगर बच्चों दो रेखाएं L और M और N प्रतिच्छेदी हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो दोनों से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ ये रेखाएं होंगी। और इन दोनों रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, दी गई रेखाओं के मध्य जो कोण है ना, देखो इस कोण का अर्धक है, ये समद्विभाजक है और ये इस कोण का समद्विभाजक है। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, दी गई रेखाओं के मध्य कोणों के समद्विभाजकों का युग्म। एक समद्विभाजक ये रहा M और एक समद्विभाजक ये रहा N, ठीक है। तो दो आपको क्या मिलते हैं, समद्विभाजक मिलते हैं। इसीलिए उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों दी गई रेखाओं के मध्य के कोण के समद्विभाजकों का युग्म। तो दो कोण है, एक ये वाला कोण तो इसका समद्विभाजक और एक कोण ये वाला तो इसका समद्विभाजक, अभिष्ट बिंदुपथ हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अगला उदाहरण देखिए, दो स्थिर बिंदुओं से सदैव समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ। अच्छा देखिए, वापस से समझने का प्रयास कीजिए। दो स्थिर बिंदु हैं आपके पास, दो क्या हैं, स्थिर बिंदु हैं। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। नाम क्या है इनके नाम हैं A और B। ये बिंदु है A और ये बिंदु है B। इन दोनों से हमेशा समान दूरी पर रहने वाला बिंदु कहाँ होगा भाई, इनके ठीक मध्य में होगा। इनके ठीक मध्य में जो मध्य बिंदु होगा, ये वाला बिंदु, ये जो मध्य बिंदु है बच्चों, ये M, ये इन दोनों से हमेशा समान दूरी पर होता है। तो और कौन से बिंदु इनसे समान दूरी पर होते हैं भाई, इसके जो लंब अर्धक पर, इसके लंब अर्धक पर जो भी बिंदु होंगे, ये सारे बिंदु A और B से क्या होते हैं, समान दूरी पर होते हैं। A और B से समान दूरी पर होते हैं। तो दो दिए गए बिंदुओं से सदैव समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक ये रेखा होती है बच्चों, ये रेखा होती है। यहाँ देखिए इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा, A बिंदु दिया गया है, B बिंदु दिया गया है और ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक L दे रखा है। क्या L पर स्थित सारे बिंदु A और B से समान दूरी पर आपको दिख रहे हैं, सारे समान दूरी पर दिख रहे हैं ना। तो ये सारे बिंदु क्या हैं, A और B से समान दूरी पर हैं और इन सबको मिलाने से ये रेखा बनेगी और ये रेखा क्या है, AB का लंब समद्विभाजक। तो आपने देखा, अगर एक स्थिर बिंदु है उससे निश्चित दूरी पर बिंदु P का बिंदुपथ तो क्या होता है, एक वृत्त होता है। और दो अगर स्थिर बिंदु हैं तो उनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ उनको मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अगर कोई भी बिंदु दो बिंदुओं से समान दूरी पर होगा, A और B से समान दूरी पर होगा, तो वो कहाँ होगा, वो AB के लंब समद्विभाजक पर होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई बिंदु बिंदुपथ पर होता है तो वो दिए गए ज्यामितीय प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, ठीक है। इसलिए अगर कोई A बिंदु है और B बिंदु है तो इन दोनों से समान दूरी पर बिंदु हमेशा कहाँ होगा, इन दोनों के लंब अर्धक पर होगा। क्लियर हो गई बात। अब अगला प्रश्न देखिए, दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र का बिंदुपथ। अच्छा, दो दिए गए बिंदु से होके जाने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ आपको बताना है।
तो एक आपके पास क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त है बच्चों, एक वृत्त है जिसका जो क्या हो रहा है, जो दो बिंदुओं से होकर जा रहा है। कौन कौन से दो बिंदुओं से होकर जा रहा है, बिंदु ए और बिंदु बी से होकर वो जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये बिंदु ए और बी में से होकर जा रहा है तो आपको पता है केंद्र जो है इस वृत्त का केंद्र ए और बी से समान दूरी पर होगा, ए और बी से समान दूरी पर होगा। अच्छा, अगर केंद्र दो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर है तो वो कहाँ है, वो कहाँ होगा बच्चों, हमेशा ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब अर्धक पर होगा। ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के कहाँ होगा, लंब अर्धक पर होगा। तो केंद्र कहाँ होगा, ए बी के लंब अर्धक पर। तो केंद्र का बिंदु पथ क्या हो गया, ए बी का लंब अर्धक। वही तो है ना, जहां बिंदु मिलेंगे उन्हीं बिंदुओं को मिलाने से ये केंद्र किस पे मिलेगा, इस लाइन पे मिलेगा। तभी तो इस केंद्र का बिंदु पथ क्या हो जाएगा, ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक। तो अगर आपसे पूछा जाए दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों के बिंदु पथ क्या होंगे, तो आप बोल देंगे ए बी का लंब अर्धक। इस डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इस वाइट वाला जो आपको दिख रहा है वृत्त, जो ये सफ़ेद वाला वृत्त दिख रहा है, इसका केंद्र कहाँ है, इसका केंद्र ये रहा, वाइट वाला केंद्र इसका है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला वृत्त है येलो वाला, ये जो वृत्त है C1, एक वृत्त है ये C2 और ये वाला वृत्त है C3। तीनों वृत्तों के केंद्र को जब आप मिलाओगे तो आपको ये रेखा मिलेगी। और ये रेखा क्या है बच्चों, ये ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या है, लंब अर्धक। तो ए और बी से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्र का बिंदु पथ क्या हो गया, ए बी का लंब अर्धक। समझ में आया। बहुत सारे हमने क्या कर लिए हैं बच्चों, उदाहरण कर लिए हैं बिंदु पथ से संबंधित, और भी हम आगे प्रश्न करेंगे। आशा करता हूं कि आपको बिंदु पथ की जो परिभाषा है और इसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं उनकी समझ आप में विकसित हो गई होगी। ठीक है ना। तो बिंदु पथ क्या होता है एक बार वापस से देख लेते हैं। हमें क्या किया जाएगा, दो ज्यामितीय प्रतिबंध दिए जाएंगे और ज्यामितीय प्रतिबंधों के अंतर्गत हमें क्या करना पड़ेगा, किसी बिंदु को चलाना पड़ेगा। दिए गए ज्यामितीय प्रतिबंधों के अंतर्गत किसी चर बिंदु को हमें चलाना पड़ेगा और वो जिस रास्ते पर चल पाएगा वो रास्ता, मार्ग या पथ ही क्या कहलाता है, उस बिंदु का बिंदु पथ कहलाता है। दो बातें इसमें हमें पता चलती हैं कि अगर कोई भी बिंदु प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहा है तो फिर वो पथ पर होता है, और पथ पर मिलने वाला हर एक बिंदु क्या होता है, प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। दोनों उल्टी बातें हैं, समझ में आ गई आपको। प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा तो कहाँ होगा, बिंदु पथ पर, और अगर कोई बिंदु बिंदु पथ पर है तो वो किसको संतुष्ट करेगा, दिए गए ज्यामितीय प्रतिबंध को। दोनों बातें। पहला उदाहरण हमने देखा कि अगर एक बिंदु है उससे समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, वृत्त होता है। फिर हमने देखा कि घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ क्या होता है, एक चाप होता है। घड़ी की सुई की नोक का बिंदु पथ क्या होता है, एक पूरा वृत्त होता है। किसी लुढ़कने वाले पहिए या लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ क्या होता है, समतल की, जिस समतल पे वो लुढ़क रहा है उसके समांतर सरल रेखा। अगर एक सरल रेखा है उससे हमेशा समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, दो समांतर रेखाएं होती हैं। दो समांतर रेखाओं से सदैव समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, उनके मध्य से गुजरने वाली समांतर रेखा। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो बिंदु पथ क्या होता है, दोनों के मध्य कोणों के अर्धकों का युग्म। दो स्थिर बिंदु है तब बिंदु पथ क्या होता है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का लंब अर्धक। ठीक है। और अगर दो बिंदुओं से एक वृत्त जा रहा है तो उस वृत्त का केंद्र कहाँ होता है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब अर्धक पर। तो ये थे बच्चों कुछ उदाहरण और जिनके माध्यम से हमने समझा कि बिंदु पथ क्या होता है। आशा करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। आप दोहराएंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे। मैं फिर से कहता हूँ ये जो चैप्टर है बच्चों, ये इस चैप्टर के जो उत्तर हैं ये आपकी लैंग्वेज और आपकी थिंकिंग स्किल्स पर, आपके सोचने की क्षमता पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप इस पर क्या करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, उतने ज़्यादा आपको इस चैप्टर में मज़ा आएगा और आप उत्तर खुद से लिख पाएंगे बच्चों। जैसे कि अगर आप, ये सिर्फ क्या है, इसमें कोई ज़्यादा मैथमेटिक नहीं है, ये सिर्फ लॉजिक है। अगर आप देखें तो आपसे यही तो पूछा गया है कि इस
अगर कोई ये वृत्त है जो ए और बी बिंदु से होके जा रहा है, तो चल बताओ इसका केंद्र कहाँ होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका केंद्र कहाँ होगा। इसका केंद्र होगा ए बी के लंब अर्धक पर, खत्म काम, क्योंकि ये इनसे बराबर दूरी पर है और बराबर दूरी पर जो बिंदु होता है वो कहाँ होता है, लंब अर्धक पर ही होता है। तो ऐसे विचार आप जब करेंगे तब इस चैप्टर में आपको क्या आएगा, मज़ा आएगा बच्चों। धीरे धीरे ऐसी समझ आप में विकसित होने लगेगी। इस चैप्टर में जो भी अभी तक आपने देखा है उनका दोहरान कीजिए बच्चों, प्रैक्टिस कीजिए। खुश रहिए, धन्यवाद।